ठीक है। नमस्कार दोस्तों, विजुअलाइज के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने आपसे वादा किया था 35 दिन में आपको 100 अंकों तक लेके जाने का। उसी सीरीज में हमने हिस्ट्री की कुछ क्लासेज ली, कुछ पॉलिटी की क्लासेज हुई हैं और कुछ इकोनॉमी की क्लासेज हुई हैं। और मेरी तरफ से ज्योग्राफी की क्लासेज अभी चल रही हैं। ज्योग्राफी में मेरा प्रयास ये है कि मैपिंग के माध्यम से ज्योग्राफी में जितने भी संभावित सवाल हैं वो आपको कवर करवाया जाए। समय मिला तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपको बताए जाएंगे। और ज्योग्राफी की क्लासेज लेने के बाद मैं हिस्ट्री की भी क्लासेज लेने वाला हूं आगे। कुछ व्यक्तिगत कारणों से रंजीत सर नहीं जुड़ पाएंगे आपसे, उसकी जो भी भरपाई होगी मेरी तरफ से की जाएगी। तो आज की जो क्लास है उसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि पहले क्लास में मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किया था और कल की जो क्लास थी वो अंटार्कटिका महादेश से जुड़ी हुई थी। आज की क्लास जो है वो लैटिन अमेरिका से जुड़ी हुई है। लैटिन अमेरिका में जब हम लैटिन अमेरिका शब्द इस्तेमाल करते हैं लैटिन अमेरिका जब शब्द इस्तेमाल करते हैं तो इसमें 3 क्षेत्र आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। मध्य अमेरिका, अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। क्लास के दौरान जो भी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं ना, आप उसे हल्के में ना लें। बहुत संभव है कि मेरी सारी क्लास से कुछ ना आए और वही सवाल आपको बीपीएससी के पीटी में दिखाई दे। आप उसका जवाब भले कमेंट बॉक्स में ना दें, लेकिन उसका जवाब तलाशने का जरूर प्रयास करें। उससे आपकी समझ बढ़ेगी और हो सकता है कि वो सवाल आपको एग्जाम में दिखाई भी दे। कैरिबियाई द्वीप समूह, और तीसरा जो है दक्षिण अमेरिका आपको दिखेगा। दक्षिण अमेरिका महादेश है। हमारी जो लास्ट की क्लास थी ना, अंटार्कटिका के बारे में थी और मैंने एक पैसेज के बारे में आपसे बात की थी। वो पैसेज था ड्रेक पैसेज, जो कि लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका के बीचों बीच स्थित है। एक तरह से कह सकते हैं कि ड्रेक पैसेज दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, तो अब इसीलिए आपको अंटार्कटिका से मैं दक्षिण अमेरिका में लेके जाऊंगा और बाद में हम ये दो बाकी जो रह गए हैं कैरिबियाई समूह अगले क्लास में और मध्य अमेरिका पूरा करवाऊंगा। तो दक्षिण अमेरिका में हम लोग सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे। एक कोना पकड़ेंगे और पूरे दक्षिण अमेरिका की सैर करने का प्रयास किया जाएगा। आपके दिमाग में ठीक से इमेज बन जाए इसकी। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, हम अगली क्लास में उसको क्लैरिफाई कर देंगे। एक्टिव होके सुनना है, समझना है, एटलस के साथ क्लास देखना है ताकि आपको पकड़ने में कोई दिक्कत ना हो। आपको दिखाई दे रहा होगा ये वेनेजुएला कंट्री है और इसकी राजधानी कराकस है। वेनेजुएला में जानने लायक एक लोकेशन है, वो है माराकाइबो।
ठीक है, गल्फ ऑफ माराकाइबो। और माराकाइबो नाम से एक झील भी है, माराकाइबो झील। ये पूरा इलाका तेल के लिए जाना जाता है, तेल। और ये जो झील है, यहां पर बार बार बिजली गिरती रहती है। बिजली गिरने के कारण ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ये समझ लिया हमने। वेनेजुएला में आपको एक मैदान मिलेगा, सवाना मैदान, जो आपको पता होना चाहिए। उसको लानोस के नाम से जानते हैं। अगर मैं इसको लानोस, अच्छा देखिए, घास के मैदानों में कुछ और भी प्रकार है जो आपको पता होना चाहिए। अब बात चलिए तो साथ में मैं जोड़ ही देता हूं। अर्जेंटीना में जाएंगे तो आपको पंपास दिखाई दे देगा। ये सवाना घास का मैदान है, सवाना। और पंपास आपको अर्जेंटीना में। वेल्ड डाउन्स, आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, ये मैं मान के चलता हूं। थोड़ा सा और नीचे आएंगे, ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक है। प्रेयरीज, एक मिनट, प्रेयरीज, ये सब घास के मैदान हैं। लानोस आप लोगों ने पकड़ ही लिया। अब ये सब जो घास के मैदान है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान। डाउन्स जो है, मर्रे डार्लिंग, अभी मैंने एक दिन पहले आप लोगों को बताया था। मरे डार्लिंग घाटी में आपको ये डाउन्स का मैदान दिखाई देगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके आगे बढ़ें अगर, तो आपको 3 देश दिखाई दे रहे होंगे, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना। ठीक है, और यहां पर ये जो स्थान है, थोड़ा सा नीचे इसको कर लेता हूं मैं। त्रिनिदाद एंड टोबैगो, यहां पर आपको, मतलब इसको एक तरह से मिनी बिहार भी बोला जाता है, मिनी बिहार। देखिए, ये जो तीनों देश के नाम है ना, और ये जो मैंने बताया, इनकी राजधानियां आपसे पूछ सकता है एग्जाम में।
और इनके साथ एक इतिहास भी जुड़ा हुआ है, और बीपीएससी के मेंस में सीधे तौर पर सवाल पूछे जा चुके हैं पेपर 1 में। और वो सवाल था इंडेंचर्ड लेबर के बारे में, बंधुआ मजदूर मजदूर, ठीक है, बंधुआ मजदूर। और इनका बिहार और पूरी यूपी से विशेष संबंध रहा है। गन्ने की खेती के लिए, कॉफ़ी की खेती के लिए और दूसरे कैश क्रॉप हुआ करते थे, उनकी खेती के लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती थी। और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के कारण मजदूरों की जो कमी हुई उसकी भरपाई करने के लिए भारत में जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने एक उपाय निकाला, और वो उपाय था एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट करके मजदूर लाए जाते थे। अब एग्रीमेंट को बिहार में भोजपुर का जो इलाका है, एग्रीमेंट हो गया गिरमिट, और जिन मजदूरों ने ये गिरमिट किया या एग्रीमेंट किया वो कहा है गिरमिटिया मजदूर। जब आप इस इलाके की मैपिंग करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, गिरमिटिया मजदूर। होता ये था कि बहुत सस्ते दाम में श्रम खरीद लिया जाता था, वादे किए जाते थे, वो वादे पूरे नहीं किए जाते थे, और बहुत विपरीत परिस्थितियों में मजदूरी करवाई जाती थी उस समय। लेकिन अभी के समय में आप देखेंगे तो ये जो तीनों देश आपको दिखाई दे रहे हैं, गुयाना, पहले इसका नाम था ब्रिटिश गुयाना, इसका नाम था ब्रिटिश गुयाना। अब गुयाना हो गया है। फिर आपको सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना दिखाई देगा। तो अगर आप बीपीएससी का पीटी देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए इनके राष्ट्राध्यक्ष कौन है, बिहार से किनका संबंध है, कब कौन आया, अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फ्रेंच गुयाना में कौरू नाम का एक जगह है, कौरू। ये स्पेस लॉन्च पैड है और माना जाता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस लॉन्च पैड्स में से एक है। कारण क्या है, इक्वेटर के निकट है और समुद्र के किनारे है, तो यहाँ से अंतरिक्ष में उपग्रहों का प्रक्षेपण बहुत ही आसान हो जाता है। भारत के भी बहुत सारे जो हेवी सैटेलाइट्स होते हैं वो यहीं से लॉन्च होते हैं। अब अगर आगे देखा जाए, घास का मैदान आपने देख लिया, आपको ये नदी दिखाई दे रही होगी इस तरीके से। ये नदी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये नदी अमेजन नदी है। जल के आयतन के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। नदियों के संदर्भ में आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी नदियों का क्रम, और आयतन के हिसाब से आपने देखा है। कहाँ से निकलती है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों में निग्रो, ये ऊपर, और मेडीरा नीचे, मेडीरा, ठीक है।
फिर ये टापाजोस, ये सब सहायक नदियां हैं। यहां आएंगे तो एक टोकेंटिस नदी है। बहुत कम चांस है कि पूछेगा, लेकिन अगर कभी पूछ दिया तो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ ऐसे सिटी हैं अमेजन नदी में जो दो नदियों के संगम स्थल पर स्थित हैं। उसमें एक यहां पर है, मनौस, आपको पता होना चाहिए, और एक यहां पर है, इसका नाम है बेलम। ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अमेजन नदी में ये आप देख रहे होंगे छोटा सा, ये आपको नदी द्वीप के रूप में दिखाई देगी। नदी द्वीप, मराजो आइलैंड इसको कहते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ये बताइए कि भारत में भी इसी तरह का एक नदी द्वीप पाया जाता है, उसका नाम क्या है। थोड़ा सा गूगल सर्च कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप यहां पर आएंगे ना, तो आपको केप डे साओ रोक ऐसे करके एक स्थान दिखाई देगा। मतलब ये तट पर ही है। ये जगह दक्षिण अमेरिका का सबसे पूर्वी हिस्सा है। यहां पर आपको रेसीफ नाम का स्थान दिखाई देगा। एटलस के सहारे से ही वीडियो देखिएगा। रेसीफ में चीनी का उत्पादन होता है। इसी तरीके से हम धीरे 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 नीचे के जितने इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो देखते चले जाएंगे। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है यहाँ पर, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, कभी आपने नाम सुना होगा किसी संदर्भ में इसका। तो यहां पर आपको ग्वानबरा की खाड़ी मिलेगी। लोग घूमने के लिए आते हैं। पहली विशेषता हो गई। आपको ये नोट करते चलना है, मैं मिटा मिटा के फिर कोई नई बात आपको बताऊंगा। रियो डी जेनेरियो में ही प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, अच्छा ये मैप देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हम लोग अभी ना ब्राजील में हैं। ब्राजील से फिर अलग अलग देशों में हम घूमते चलेंगे, और एक क्रम पकड़ के, ताकि आपको आसानी से दक्षिण अफ्रीका में जो भी जानने लायक चीज़ें हैं वो पता चल जाए। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 का यहीं पर संपन्न हुआ था, और जो संधि हुई थी सीबीडी के नाम से, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसके आगे जब जाएंगे आप, तो एक और प्लेस है जो आपको पता होना चाहिए। और उस प्लेस का नाम है साओ पाउलो।
ये थोड़ा सा अंदर है और कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसी का एक आउटपोस्ट है साओ पाउलो। अगर इधर है तो सैंटोस नाम का एक जगह आपको दिखेगा, सैंटोस कॉफी पोर्ट, मतलब साओ पाउलो का आउटपोस्ट है ये। आउटपोस्ट, और कॉफी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्लेस है ब्राजील में, और वो प्लेस है मिनास गेराइस, यहीं पर है मिनास गेराइस। मिनास गेराइस में मतलब स्टेट है ये, और लोहे के खनन के लिए, लोहे का खनन होता है यहाँ पर, लोहे का खनन। और जो खान है या जो सिटी है जहां पर ये होता है उसका नाम हो गया इताबिरा। ये नाम आपको याद होना चाहिए, मिलान करने के लिए कभी भी आपसे पूछ देता है, और कई बार तो स्पेशल नाम ही दे के पूछ देता है कि ये स्थान जो है किस खनिज के खनन से जुड़ा हुआ है। बीच में आप जब जाएंगे ना यहाँ पे, तो यहाँ भी एक स्थान है जो आपको पता होना चाहिए, और पारा नाम के राज्य में नाम का जगह का नाम है कराजस, और ये भी लोहे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, इसके आगे जाएंगे। ब्राजील में दो चीजें ऐसी हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा होती हैं। पहला है कॉफी, और दूसरा है गन्ना। अब देखिए, ये तो आप जान गए कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है। अब आपको ये पता करना है कि टॉप 5 प्रोड्यूसर कौन कौन से देश हैं, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। क्योंकि भारत में गन्ना ठीक ठाक होता है, तो भारत की रैंकिंग क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। गन्ने के उत्पादन में भारत कहाँ खड़ा है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा और अगर आप जाना चाहते हैं इसमें आगे, तो गन्ने के अलग अलग टाइप होते हैं। मतलब अगर समुद्री जलवायु है तो गन्ना कुछ और प्रकार का होगा। देखिए, हमारा मकसद ये है कि 30 दिन के अंदर आपको इतना समझदार बना दिया जाए कि आप बहुत आसानी से 100 सवाल तक पहुंच सकें। तो उसके लिए ना, अगर मान लीजिए आप मैपिंग कर रहे हैं तो केवल भूगोल की चीजें जानेंगे या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन जानेंगे, उससे आपका काम नहीं बनेगा, आपका पेट नहीं भरेगा। आपके सामने जो शब्द आ रहे हैं, जो तकनीकी शब्दावलियां आ रही हैं, उसके आसपास की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा सा बहुआयामी सोच विकसित करना शुरू कर दीजिए। तो मान लीजिए गन्ने की बात मैं कर रहा हूँ ना, तो गन्ने में उसकी मोटाई के हिसाब से, रस के हिसाब से अलग अलग टाइप होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो गन्ने पर क्या असर पड़ेगा, उसके जो रूट होते हैं उसका क्या प्रकार है। ये थोड़ा सा साइंस और एग्रीकल्चर से भी जुड़ा हुआ चीज़ है। थोड़ा सा अपने स्तर पर प्रयास करना है। अगर आपके सामने मैं गन्ना लेके आया तो बस उतने पर ही मत रुक जाइए कि आपका काम बस ये जान गए और काम हो गया। एग्जाम में गन्ने से संबंधित कुछ और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर समुद्री जलवायु है तो गन्ना कुछ और प्रकार का होगा, और अगर मान लीजिए स्थलबद्ध क्षेत्र है और उसमें सिंचाई सिंचाई के माध्यम से गन्ने की खेती हो रही है, तो अब उसके मिठास में, रस में अंतर आ जाता है। इसके अलावा गन्ने की जो खेती होती है उसके रूट कैसे मैनेज होते हैं, फूल होता है या बीज होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसी तरीके से कॉफी, तो अब कॉफी में आपको पूछेगा कि जलवायुविक दशाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो अब आपके नजर में आया ना ये चीज, तो थोड़ा सा अपने से मेहनत कीजिए। अपो दीपो भवो, बहुत दिन पहले गौतम बुद्ध कह के गए थे, अपना हाथ जगन्नाथ। हम क्या कर सकते हैं, हम केवल इशारा कर सकते हैं। देखिए है क्या कि 30 दिन में 100 क्वेश्चन तक पहुंचना
असंभव है। ये बात उतनी ही सच है जितनी ये बात सच है कि 30 दिन में 100 अंक लाए जा सकते हैं, 30 दिन बहुत होते हैं। लेकिन अब बात यह है कि आपके लिए कौन सा सच यथार्थ है। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि 30 दिन में मुझे 100 अंकों तक पहुंचना है, तो यकीन मानिए आप पहुंच सकते हैं। आपको उस लेवल का एफर्ट करने की हिम्मत आपके अंदर आ जाएगी, उतना फोकस आ जाएगा, डिसिप्लिन आ जाएगा, आपकी बुद्धि काम करेगी। तो जलवायविक दशाएं क्या है, प्रकार क्या है। भारत में भी कॉफी होता है, तो क्या आप ये जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि भारत में कौन सी कॉफी होती है, और ब्राजील जो कॉफी के उत्पादन में इतना आगे है, कौन सा कॉफी पैदा करता है। इसके अलावा दुनिया में और भी दूसरी जगहों पे कॉफी पैदा की जाती होगी, तो क्या टाइप क्या है उनका, ये थोड़ा सा जानने का आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक ही वीडियो में सारी बातें हो सकता है ना बताई जा सके, लेकिन अगर आपके सामने वो चीजें आ रही हैं तो आप उसको हल्के में न लीजिए, थोड़ा सा मेहनत कीजिए अपने भी तरफ से। आपकी मेहनत सोना है, ये बात समझ लीजिए अच्छे से। आपने जो मेहनत किया दिल से, वो आपके लिए सोना है। हम जो दे रहे हैं वो सुहागा है। सुहागा अकेले बहुत कम दाम का होता है, उसकी कीमत तभी बढ़ेगी जब आप उसको सोने के साथ जोड़ेंगे। ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब ये है कि जब आप किसी लोकेशन से गुजर रहे हैं ना, मान लीजिए ब्राजील है, इसी तरीके से आपका भी देश हो सकता है, तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या है। आप एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, आपके सामने कोई चीज आ रही है, तो आप कितने चीजों को एक साथ देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, कितने आयाम पकड़ पा रहे हैं। जितना ज्यादा आयाम पकड़ने की आदत आपको पड़ेगी, उतनी ही आपके लिए तैयारी आसान होती चली जाएगी। एक दिशीय रूप में सोचेंगे अगर, तो अधिकारी तो नहीं बन पाएंगे। आपको डिसीजन लेना होता है, और डिसीजन लेने में कोई भी सेट रूल बुक नहीं होता है कि भाई कोई समस्या आई तो आपने ये फॉर्मूला लगाया, उसका हल हो गया। रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। किसी के पास किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसे एक एग्जांपल अभी ले लीजिए, बिहार में बाढ़ आई हुई है, और हर व्यक्ति को मतलब बिहार में ना 7,000 रुपये दिया जा रहा है। अब ये सर पीटने वाली बात है, जो सरकार हर व्यक्ति को 7,000 रुपया दे सकती है, वही सरकार 1,000 करोड़ रुपया खर्च करके ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर पा रही है जिससे कि बाढ़ का समाधान निकल जाए। बहुत सारे इंजीनियर पढ़े हुए हैं, बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन पढ़े हुए हैं, देश के बड़े बड़े आईआईटी पढ़े हुए हैं, लेकिन किसी को भी बिहार के बाढ़ का समाधान नहीं मिल रहा है। और जय हो हमारे बिहार के नेताओं की, इतने साल से गरीबी दूर मिटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन एक सिंपल बाढ़ का समाधान नहीं निकल पा रहे। तो क्या किया, सरलीकरण कर दिया समाधान का। लो भाई 7,000 रुपया ले लो और खुश हो जाओ। ऐसे नहीं होता, बहुआयामी तरीके से सोचना पड़ता है, तब जाके किसी समस्या का समाधान निकलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा भावुक होने से कोई फायदा नहीं है। अगला जो देश है आपको दिखाई दे रहा होगा, उरुग्वे है। उरुग्वे में जब आप जाएंगे ना, तो आपको इसकी राजधानी पता होनी चाहिए। और ये जो मुहाना आप देख रहे हैं ये मुहाना आपको पता होना चाहिए, रियो डी ला प्लाटा नाम है इसका। आपको एटलस में आराम से दिख जाएगा। मेरा वीडियो बिना एटलस के मत देखिएगा, कोई फायदा नहीं होगा, सर के ऊपर से जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, रियो डी ला प्लाटा, अब देखिए, आप देखेंगे ध्यान से, रियो डी ला प्लाटा के ठीक दक्षिण में आपको ब्यूनस आयर्स दिखाई दे रहा होगा, और एक तरफ मोंटीवीडियो दिखाई दे रहा होगा। देखिए बीपीएससी में तो सीधे सीधे जो देश है ना, जो मतलब ज्यादा सुनने को मिलते नहीं है, कई बार बीपीएससी के पीटी में उनकी राजधानी पूछ देता है। बहुत ही सिली सा क्वेश्चन होता है, एसएससी टाइप का, लेकिन पूछता है, राजधानी पूछ देता है, मुद्रा पूछ देता है। तो आपको क्या करना है, एटलस को गहराई से देखने की आदत डाल देनी है, बस रटना नहीं है कुछ भी, बस आंखों से देख के ऑब्जर्व करने की अपनी क्षमता बढ़ा लेनी है, आपका काम हो जाएगा। तो रियो डी ला प्लाटा में आप ये देखेंगे, जैसे हमने यहां पे देखा ना, ये अमेजन नदी, इसी तरीके से यहां पे पराना नदी आपको दिखाई देगी। ये घूमते घूमते ऐसे करके आ जाती है। ठीक है, पराना नदी की सहायक नदियों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
आपको एटलस में आराम से दिख भी जाएगा। तो पहला है पैराग्वे, पिलमाइको, बर्मीजो, और एक दो हैं, आप एटलस में देख के हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कौन कौन सी और नदियां हैं। प्लस में एटलस में आपको ये देख के बताना है कि पराना नदी किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। थोड़ा सा मुझे भी पता चले कि आपको एटलस बारीकी से देखना आया कि नहीं आया। आगे आप बढ़ेंगे, सीधा अगर मैप करवाना होता कोई समस्या नहीं थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब ये मैप करके आप निकलें तो मैपिंग के ही माध्यम से ज्योग्राफी की बहुत सारी चीजें आपको कवर हो जाए। ये एक छोटा सा पेनिनसुला दिखाई दे रहा होगा, इसको कहते हैं वोल्डेज पेनिनसुला। यानी प्रायद्वीप। और इधर आप जाएंगे तो चिलोए। अच्छा, चिलोए के बारे में एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है, आप लोगों में से कुछ ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन नाम की एक मूवी देखी होगी, उसमें एक भूतिया जहाज देखने को मिलती है। भूतिया जहाज एग्जाम में नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए, लेकिन कल्चर के बारे में थोड़ा सा आपको इसे पता चलेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। भूतिया जहाज जैसे जो मिथक है ना, वो आपको चिलोय आइलैंड के लोगों के बीच में पॉपुलर होता हुआ दिखेगा, बहुत पॉपुलर है, वहाँ के माइथोलॉजी का हिस्सा है। मतलब एक भूतिया जहाज भी होती है, उसमें भूत रहते हैं, और वो जहाज कभी डूबती नहीं है, पानी के अंदर रहती है, पानी से ऊपर आ जाती है। इस तरह का आपको फिल्मांकन करके दिखाया भी गया है। चलिए, अब ये जो हिस्सा आप देखेंगे ना, ये वाला, यहां पर एक पेटागोनिया आपको दिखाई देगा। ये एक रेगिस्तान है, पेटागोनिया रेगिस्तान, ठीक है। इसकी खासियत क्या है? ये वाला इलाका पूरे तरीके से एंडीज पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। एंडीज पर्वत श्रृंखला, और इसके ठीक पूर्व में नीचे की तरफ आपको ये रेगिस्तान दिखाई देगा। और आप इसका लोकेशन देखेंगे, यहां पर मैंने बताया था कि ड्रेक पैसेज है। अब ड्रेक पैसेज किसके निकट है? तो अंटार्कटिका का निकट है, और अंटार्कटिका क्या है? बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। अंटार्कटिका में आपको साउथ पोल मिल जाएगा, साउथ हो या फिर नॉर्थ पोल हो, दोनों ही शीत क्षेत्र हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। और चूंकि एंडीज पर्वत श्रृंखला के ठीक पदीय क्षेत्र में है, निम्नतर क्षेत्र में है, तो इसको पर्वत पदीय, तकनीकी शब्द है, थोड़ा सा जान जाएंगे तो बेहतर रहेगा, मरुस्थल। ठीक, इसकी एक और खासियत है, और वो खासियत क्या है? खासियत है स्नो लेपर्ड इफेक्ट के लिए इसका मशहूर होना। अब ये क्या चीज है?
देखिए यहाँ पे बर्फ होगा, ठंडी क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है कि बर्फ होगा। होता क्या है कि बर्फ का जो पानी है पिघलता है जब बर्फ, वो लोहे के खनिज के साथ मिश्रित होकर लाल रंग का सतह बना देता है। तो लाल सफेद मिल के ऐसा लगता है कि स्नो लेपर्ड दिखाई दे रहा हो ऊपर से, तो इसी को कहते हैं स्नो लेपर्ड इफेक्ट। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने, अभी हम अर्जेंटीना में थे, अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। आप ये राजधानियां जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही कम देश हैं लेकिन कई बार पूछ देता है। पराग्वे की राजधानी असुनसियन, ये पूछा हुआ है, और हो सकता है किसी और कंट्री की भी राजधानी पूछ दे। चिली की राजधानी सेंटियागो है, ये भी पूछा हुआ है। चिली में आपको एक स्थान मिलेगा वॉल्पराजो, और मतलब ये यहाँ समझ लीजिए, या फिर आपको थोड़ा सा ऊपर है, ये यहाँ नहीं है, सेंटियागो के थोड़ा सा ऊपर है वॉल्पराजो। मतलब शराब के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ से एक रेलवे लाइन गुजरती है, और वो रेलवे लाइन चिली से निकल के मेंडोजा तक, यहाँ से निकल के, और यहाँ पे एक जगह है मेंडोजा, ये हो गया वॉल्पराजो। आप देखिए इन दोनों के बीच में जो रेलवे लाइन है वो एंडीज के बीचों बीच होके गुजरती है, तो पहाड़ी क्षेत्र से रेलवे लाइन में बैठ के गुजरने का एक अलग आनंद होता है। कई बार लोग मतलब घूमने के लिहाज से भी इस स्थान पे जाते हैं, बाकी कनेक्टिविटी का भी काम हो जाता है इससे। जब इससे आगे जाएंगे आप तो आपको नॉर्थ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिलेगा यहाँ पर, और उस जगह का नाम है चुक्की कमाटा। चुक्की कमाटा दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी तांबे की खदान है। वैसे भी तांबे के उत्पादन में चिली जो है नंबर 1 है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावे कुछ कुछ और प्लेसेस हैं जो आपको चिली में दिखाई दे देगी। सबसे ऊपर यहाँ पे जाएंगे तो एरिका, फिर यहाँ पे इकीक, ये सब शुष्क क्षेत्र है। एरिका तो मतलब समझिए घोस्ट सिटी है। भूतिया नगर, घोस्ट सिटी या भूतिया नगर। कभी नाइट्रेट के खनन के लिए ये शहर बसा था, नाइट्रेट खत्म हो गया, शहर भी खत्म हो गया। तो देखिए एक तरह से क्या किया हम लोगों ने। चलिए अभी बोलीविया के बारे में बात करना बाकी है, बोलीविया तक पहुंच जाएंगे तो फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे ये जो इलाका है ये रेगिस्तानी इलाका है, और इसका भी विशेष महत्व है। रेगिस्तान है। रेगिस्तान कौन सा है? रेगिस्तान अटाकामा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये अटाकामा डेजर्ट जो है, यहां से आप देखेंगे ऐसे करके एक समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है, वो बहुत फेमस है, उसका नाम है हम्बोल्ट जलधारा। और ये हम्बोल्ट जलधारा जो है ना एल नीनो से जुड़ी हुई है। एल नीनो, देखिए, और दूसरा एक होता है ला नीनो।
ला नीनो सामान्य स्थिति है और सामान्य स्थिति में यहाँ से एक नीचे से निकल के समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है और विषुवत रेखा पर जाकर दूसरी जलधारा से मिल जाती है। अब ये ठंडी जलधारा है और ठंडी जलधारा जहां भी होगी वहां पर शीतलन ज्यादा हो जाएगा। शीतलन ज्यादा होने के कारण वायु भारी हो जाती है और भारी वायु नीचे बैठने लगती है और नीचे बैठी हुई वायु स्थिर वातावरण का निर्माण करती है और स्थिर वातावरण में बारिश नहीं होती। और यही कारण है कि यहां पर हमको एक डेजर्ट दिखाई देता है जिसको हम अभी देख रहे थे, अटाकामा डेजर्ट। यहाँ पे मरुस्थल विकसित होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इसके ठीक बगल में एक ठंडी जलधारा बहती रहती है। इसका 3-4 वर्षों के चक्र में दिशा परिवर्तन भी होता है। मतलब हम्बोल्ट जलधारा को यहाँ से बहने वाली विषुवतीय गर्म जलधारा प्रतिस्थापित कर देती है और जब भी ऐसा होता है कि हम्बोल्ट जलधारा की जगह पे गर्म समुद्री जलधारा प्रवाहित होने लगे तो इस इलाके में बारिश होनी शुरू हो जाती है। जब बारिश होगी तो यहाँ पे कुछ दुर्लभ किस्म के पुष्प विकसित होते हैं, मतलब रेगिस्तान में फूल खिलते हैं एक तरह से। तो इतना आप लोगों ने समझ लिया। चिली में लिथियम बड़े पैमाने पे पाया जाता है, लिथियम, और उसके लिए भी ये जो अटाकामा डेजर्ट है विशेष रूप से फेमस है। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट में विशेष प्रकार की झील आपको मिलेगी, ब्रीन झील या ब्राइन झील आप बोल सकते हैं हिंदी में। ठीक है, या ब्राइन पूल बोलते हैं, झील नहीं, पूल, मतलब इंग्लिश में इसको पूल बता सकते हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, झील ही रहने दीजिए। होता क्या है इसमें, पानी के साथ साथ नमक या लवण भी मिश्रित होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के तत्व घुले रहते हैं। तो लिथियम के निष्कर्षण के लिए क्या करते हैं यहाँ पे लोग, जो भी भूमिगत जल है, भूमिगत मान लीजिए जल है यहाँ पर, उसको पाइप से सतह पर लाएंगे और ला के धूप में सुखाएंगे। सुखाने के बाद जाहिर सी बात है कि जो भी तत्व हैं वो आपको ठोस रूप में प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, जो प्राकृतिक परिवेश बना हुआ था भूमिगत जल के रूप में वो कम होने लगता है, या फिर ये भी हो सकता है कि नीचे का जो भी इकोसिस्टम था वो ध्वस्त हो गया और एक प्रकार की पर्यावरणीय और अस्थिरता बन गई। तो ये मतलब अटाकामा डेजर्ट में लिथियम की माइनिंग एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय संकट का कारण बन गई है। और लिथियम के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। लिथियम आयन बैटरी आप लोगों ने सुना होगा, यहां से आपको लिथियम आयन बैटरी एक कॉमन प्रयोग है। और ये बैटरी जो है ना इलेक्ट्रिक कार चलाने में मतलब एक तरह से लाइफ लाइन बनी हुई है। इलेक्ट्रिक कार, अगेन ये मैपिंग का विषय नहीं है, लेकिन जब तक आप बहुआयामी होकर सोचेंगे नहीं, जब तक आप चीज़ों को एक दिशीय रूप में देखते रहेंगे, आपकी तैयारी में पूर्णता नहीं आएगी। जब भी आपके सामने कोई शब्द आए, कोई वाक्य आए, कोई विचार आए, कोई कॉन्सेप्ट आए, किसी के बारे में आपको जानकारी मिल रही है ना, तो आप उसको बहुआयामी ढंग से समझने, सोचने, जानने का प्रयास करेंगे। लिथियम आयन बैटरी मतलब उसमें इसका बड़े पैमाने पे उपयोग होता है। इसके उपयोग के कारण इसको व्हाइट गोल्ड या न्यू कोल, नया कोयला कहा जाने लगा है। और ये जो लिथियम है
अगर इसकी थोड़ी रासायनिक विशेषता के बारे में देखेंगे, सबसे हल्की धातु है, सबसे हल्की धातु है। और अगर धातु अधातु दोनों को मिला लिया जाए तो हाइड्रोजन और हीलियम के बाद हाइड्रोजन और हीलियम के बाद इसका तीसरा नंबर आता है इस मामले में। इसके अलावा एक विशेष प्रयोग इसका होता है जो आपको जरूर पता होना चाहिए, और वो प्रयोग है एयर कंडीशनर में। नमी सोखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, नमी को सोखने में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए, लिथियम से ही संबंधित है। एक ट्रायंगल है जिसको बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल, यानी त्रिकोण। और ये त्रिकोण 3 देशों से मिलकर बनता है। एक बोलीविया है, दूसरा चिली है, और ये तीसरा जो है अर्जेंटीना है। तीनों में लिथियम के ठीक ठाक भंडार हैं और इसके आधार पे एक ट्रायंगल जैसा बन जाता है। तो इन 3 देशों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है लिथियम ट्रायंगल। और भारत की तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि जो लिथियम यहाँ पर है उसका किसी तरीके से आयात किया जाए। कुछ कुछ डील भी हुआ है, अगर आपके पास समय हो तो थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी और जुटाइए। इसके अलावा अब देखिए, मैपिंग से जुड़ा हुआ नहीं है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। आप अगर मान लीजिए कभी पीटी निकाल के मेंस भी देने जाएंगे, तो भारत ने भी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया था। मिनरल मिशन। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि कितने पैसे का है, मतलब फंड की क्या सिचुएशन है, और ये मिनरल जो हैं कितने हैं, कितने मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल माना गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है। आप ये सवाल इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि ये भले मैपिंग में ना आए लेकिन विज्ञान के हिस्से में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरू में जाने से पहले हम लोग बोलीविया में जाते हैं। बोलीविया में आपको ये दिखाई दे रहा होगा, एक झील है, और ये यहाँ पे ये टीटीकाका झील है, टीटीकाका। और ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है, सबसे ऊंची नौकागम्य झील। मतलब यहाँ पे नेविगेशन कर सकते हैं आप, नाव चला सकते हैं। नौकागम्य झील टीटीकाका, और ये है पोपो झील। अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, पेरू और बोलीविया दोनों की सीमा रेखा ये, और इन दोनों के बीच से एक झील निकलती है। तो दोनों की सीमाओं के बीच में ये झील स्थित है, और इस झील को जोड़ने वाली एक नदी है। मतलब टीटीकाका झील और पोपो झील दोनों को जोड़ने वाली एक नदी है जिसका नाम है डेसागुआडेरो। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ठीक, आगे चलते हैं। धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना वो आपके सामने आ जाएंगी। पेरू की राजधानी लीमा और बोलीविया की राजधानी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए बोलीविया की राजधानी क्या है।
ठीक है। पेरू के ठीक पूर्व पश्चिम में गालपागोस नाम का एक आइलैंड मिलता है। गालपागोस में ही चार्ल्स डार्विन ने अपना शोध किया था, और ये ऑलिव रिडले कछुए के लिए प्रसिद्ध है। ऑलिव रिडले कछुआ, ठीक। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको इक्वेडोर दिखाई देगा, और इक्वेडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। पेरू का लीमा हो गया, और बोलीविया की राजधानी आपको बतानी है। देखिए, एक चीज जो आपको नोटिस होना चाहिए वो ये इक्वेटर, और साउथ में ये आपको ध्यान में होना चाहिए कैप्रिकोर्न। तो आपसे ये सवाल पूछा जाएगा कि दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, या किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। आप आराम से एटलस देखेंगे, और ये जो दोनों सवाल है ना, इनको बहुत आराम से समझ के कमेंट करना है, बताना है। इसके अलावा इसी तरीके से आपसे मकर रेखा के भी बारे में पूछा जा सकता है कि मकर रेखा किन देशों से होकर गुजरती है, किन देशों से होकर नहीं गुजरती है। एक ऑब्जर्वेशन वाली बात यह भी है कि, एक मिनट, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दक्षिण अमेरिका में स्थलबद्ध देशों के नाम बताएं। तो आप देखेंगे ये पराग्वे पूरे तरीके से मतलब स्थलबद्ध ही है, एक तरह से किसी भी तरह से समुद्र के तट से जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। और ये आपको यहां पे एक देश दिखाई दे रहा होगा, पराग्वे और बोलीविया। फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बड़े देशों की रैंकिंग में ब्राजील कितने नंबर पर आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप ये तैयार करिएगा, फिर हम आगे जाएंगे। एक बार फिर से अमेजन नदी जो है, इसके संदर्भ में बात करेंगे हम लोग। अमेजन नदी के सहारे, देखिए इक्वेटर यहां से गुजर रहा है ना, और आपको पता है कि जहां पर इक्वेटर हो वहां पे बारिश ठीक ठाक होती है, और जहां बारिश ठीक ठाक होगी वहां पे वन भी पाए जाएंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, और इन वनों के लिए एक विशेष नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो नाम है सेल्वास। आपके लिए टास्क ये है कि इसी तरह का भारत में पश्चिमी तट पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उनका नाम क्या है आप बताएंगे, ठीक है। एक देश आपको और देखना है, और वो है कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा, और कोलंबिया में आप देख रहे होंगे एक नदी ऐसे करके गई हुई है, इस नदी का नाम है मैग्डलिना नदी। ये भी तेल के लिए प्रसिद्ध है। और यहां पे आप देख रहे होंगे ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ओरोनिको नदी, इसी की एक सहायक नदी है ओरोनिको नदी। इसी की एक सहायक नदी है जिस पर आपको एंजिल फॉल दिखाई देगा, और उस सहायक नदी को चलिए उसका नाम आप लोग देख लीजिएगा, एंजिल फॉल। दुनिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है, सबसे बड़ा जलप्रपात।
अब सवाल ये है कि इसी तरीके से भारत में सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, और ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आपको ये देखना है, कुंजिकल उसका नाम है। यूपी में तो कई बार पूछ चुका है और कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कुंजिकल जलप्रपात किस राज्य में है, आप कमेंट करके बताइए। ये भारत से संबंधित है और ये दक्षिण अमेरिका में है, दोनों में अंतर है। अब इसमें हम थोड़ा सा पठार वगैरह देख लेते हैं। देखिए पूरा मैप दिखे, भले लोकेशन दिखाई ना दे। ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ से, मतलब ये वेनेजुएला से लेके और चिली तक एंडीज पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अब यहीं पे एक सवाल उठ जाता है कि पर्वत श्रृंखलाओं की लंबाई के हिसाब से एंडीज, रॉकी, हिमालय, इनकी रैंकिंग क्या है, आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए है क्या, ये भी वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। थोड़ा सा समझ जाइए क्या होता है वलित पर्वत। मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए यहां पर है नजका प्लेट, और ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हल्के में मत लीजिए। और ये है कोकोस प्लेट। नजका प्लेट के बगल में प्रशांत प्लेट, ठीक है, और ये बहुत बड़ा है। और ये इस तरीके से मान लीजिए इसकी दिशा कुछ ऐसी है, और ये जो है ना इधर प्रेस किए जा रहा है। नजका प्लेट की जो स्थिति है इस तरीके से है। नजका प्लेट ये दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, दक्षिण अमेरिकी प्लेट। थोड़ा सा समझ जाइए बस, आपका उतने में ही काम हो जाएगा। अमेरिकी प्लेट, नजका प्लेट की गति इस तरफ है और दक्षिण अमेरिकी प्लेट ऐसे गतिशील हो रहा है, ठीक है, या ऐसे जा रहा है थोड़ा सा इस तरीके से करके। तो एक प्लेट दूसरे प्लेट की तरफ गतिशील है, और इसकी वजह से क्या हो गया, इसकी वजह से क्या हो गया, मान लीजिए ये थोड़ा सा ये ऐसे प्लेट हो गया और एक प्लेट ये हो गया, दोनों ऐसे मान लीजिए टकराने लगे, तो बीच का जो भाग होगा ना वो ऐसे उठना आरंभ हो जाएगा, संपीड़न होना आरंभ हो जाएगा। इससे दबाव डाल रहे हैं इस प्लेट पे, तो जो मिट्टी होगी उसमें वलन पड़ना शुरू हो जाएगा। प्लेटों की गतिशीलता से संबंधित एक सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अगेन मैपिंग से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन अब ये कहता है कि पृथ्वी की जो भूपर पट्टी है ना, बड़े छोटे कई सारे चट्टानों से मिलकर बनी है, और वो चट्टान बहुत ही मंद गति से गतिशील है, किसी न किसी तरफ जा रहे हैं वो,
किसी से टकरा रहे हैं, किसी से दूर जा रहे हैं, या फिर किसी के समानांतर होकर गुजर रहे हैं। तो जब वो टकराते हैं ना, चूंकि ये समुद्री प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट है, अब इसका घनत्व थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। इसका जो घनत्व होगा थोड़ा सा ज्यादा होगा। अब ज्यादा होगा तो ये नीचे की तरफ धंसेगा, और जो प्लेट हल्की होगी वो ऊपर की तरफ तनती चली जाएगी, और उसमें जो मिट्टी है जिसमें कि घनत्व ज्यादा नहीं है उसमें वलन पड़ने लगता है। और इसी वलन के कारण, इसी वलन के कारण ये जो इलाका है एंडीज पर्वत श्रृंखला का यहाँ पर निर्माण हुआ है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के उत्तरी हिस्से में अगर आप जाएंगे, ये वाले हिस्से में, तो ये दिखाई दे रही होगी मैगडालिना नदी, जो मैंने अभी आपको बताया। मैगडालिना नदी बीचों बीच होके बहती है। दो कोर्डिलेरा है यहाँ पर, ओरिएंटल और ऑक्सीडेंटल के नाम से। आपको पश्चिम की तरफ ऑक्सीडेंटल मिलेगा और पूर्व की तरफ ओरिएंटल। वैसे भी ओरिएंटल का मतलब यही होता ही है। ओरिएंटल स्टडीज आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में अवश्य सुना होगा। बीच में मैगडालिना नदी है, मैगडालिना नदी। ठीक, तो ये बीच में बहती है। इसके बाद आप एक दूसरे मैप में आ जाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी। कुछ कुछ माउंटेन्स है जो आपको पता होना चाहिए आपको, मतलब ज्वालामुखी पर्वत हैं, और वो एंडीज पर्वत से ही जुड़े हुए हैं, एंडीज पर्वत श्रृंखला से ही जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ रह गया था, वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो कोर्डिलेरा है ना, ये भी एक प्रकार का श्रृंखला ही है, लेकिन इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है अलग अलग समय में बना होना और अलग अलग विधियों से बना हो। ठीक है, एक जैसा नहीं होता, न टाइम स्केल एक जैसा होता है, न बनावट एक जैसी होती है, और न ही बनने की प्रक्रिया एक जैसी होती है। और उससे जो पर्वत श्रृंखला बन जाए वो कोर्डिलेरा के नाम से जानी जाएगी। अब इसमें अगर मैं ये मिटा देता हूं, कुछ सक्रिय ज्वालामुखियां आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला में देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहला है, एक क्लीन मैप लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से, तो सबसे पहला है माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, दूसरा आपको चिम्बेराजी मिलेगा, चिम्बाराजी, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। माउंट पेरू मिलेगा, मिस्ती नाम से एक चट्टान आपको मिलेगी, मिष्टी या मिस्ती, ये भी ज्वालामुखी पर्वत है।
एक ज्वालामुखी पर्वत आपको मिलेगी ओजोस डेल सेलेडो के नाम से। ओजोस डेल सेलेडो, ये दुनिया की सबसे ऊंची ज्वालामुखी पर्वत है, और यहाँ ये सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत का ही उदाहरण है एक। ठीक है। साउथ में एक इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एकोंकागुआ आपको मिलेगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ पर्वत हैं जो आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला में दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और देखा जाए तो यहाँ पर आपको माटो ग्रासो करके एक प्लेट मिलेगा, माटो ग्रासो। ठीक है। और ये आपने नोट कर लिया होगा। फिर ये और ये तीन ऐसे जगह हैं जो आपको सवाना घास के मैदान यहाँ पे मिल जाते हैं। कैंपोस, ठीक है, कैंपोस के साथ साथ सेराजोस और कटंगा। आप लोगों में से कितने लोगों ने भौकाल वेब सीरीज देखी है? भौकाल वेब सीरीज में आप लोगों को कुछ मतलब आपराधिक गतिविधियां गन्ने के खेत में होते हुए दिखाई देंगी। ठीक है, गन्ने के जो खेत हैं, हालांकि अब नहीं होता है वैसा, थोड़ी कानून व्यवस्था बेहतर हो गई है उत्तर प्रदेश में, लेकिन पहले गन्ने के जो खेत हैं, क्राइम करने के लिए जब भी गन्ने की फसल बड़ी हो जाती थी तो क्राइम करने के लिए उन खेतों का इस्तेमाल होता था। उसी तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रहा है ब्राजीलियन हाईलैंड, और ये जो घास के मैदान आपको दिख रहे हैं, कटीले झाड़ियों के मैदान, जब भी ये बड़े होते हैं ना, यहाँ पे क्राइम बढ़ जाता है। इसके अलावे ये जो जगह है ग्रान चाको के नाम से प्रसिद्ध है। ग्रान चाको, यहाँ पर एक विशेष वृक्ष पाया जाता है जिसको क्वे ब्रेक के नाम से जाना जाता है। क्वे ब्रेक, इसकी टैनिंग में इस्तेमाल होती है। टैनिंग यानी कि चर्म शोधन, चर्म शोधन, चमड़े की सफाई में इसकी छाल का प्रयोग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावे फिर आप जाएंगे तो यहाँ पर इस इलाके में आपको कॉफ़ी के मैदान दिखाई देते, कॉफ़ी के खेत दिखाई देंगे, बगीचे, बाग, उनको फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। फैजेंडा, ठीक है। और क्योंकि मांस की इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत विकसित है, तो जो पशुपालन के केंद्र होते हैं, पशुपालन के केंद्र, उनके लिए एक विशेष शब्द प्रयोग किया जाता है, एस्टेंशिया। ठीक है।
पशुपालन के केंद्र। और नीचे जाएंगे तो आपको एक स्पेशल प्लेस दिखाई देगा यहाँ पर, ये वाले जगह में। एक्चुअली यहाँ पे दो जगह है, ठीक है। इस तरफ जाएंगे तो आपको पुंता एरिनास दिखाई देगा, पुंता एरिनास। और यहां देखेंगे तो आपको टिएरा डेल फ्यूगो ये स्थान दिखाई देगा। किसी को अगर अंटार्कटिका जाना हो तो ये लास्ट स्टेशन है जहाँ पर आपको मानव दिखाई देंगे। अंटार्कटिका में कोई नहीं रहता, लेकिन अगर कभी यात्रा करनी हो तो आपको यहीं से जाना होगा। इसके अलावा एक लास्ट चीज है जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये आपको लैटिन अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का सबसे निचला हिस्सा है, और यहाँ पर आपको ऐसे करके एक स्ट्रेट दिखाई देगा। स्ट्रेट का नाम है मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट। हमको आप बताइए कि मैगलन स्ट्रेट क्यों प्रसिद्ध है और मैगलन महोदय कौन थे, ठीक है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि उनके नाम पे एक स्ट्रेट का नाम पड़ गया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक और चीज है जो आपको पता होना चाहिए। हमने बताया कि यहाँ पे इस तरीके से ठंडी जलधारा एक बहती है जिसको हम क्या कहते हैं, हमबोल्ट कहते हैं। इसी तरीके से इधर भी एक ठंडी जलधारा बहती है जिसको फॉकलैंड जलधारा के नाम से जाना जाता है। और ये इधर से एक गर्म जलधारा आती है जिसको ब्राजीलियन करंट कहते हैं। ब्राजीलियन करंट या ब्राजीलियन जलधारा, ठीक है। दोनों एक दूसरे में टकराते हैं। जहां भी गर्म और ठंडी जलधारा टकराएगी वहां पे भाप निकलेगा और वहां पे बहुत सारे मछलियों का भंडार आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ भी वही स्थिति बनती है। आप थोड़ा नेट पर सर्च करके हमको बताइएगा कि ऐसे कौन से अन्य स्थान है जहाँ पर इस तरीके से गर्म और ठंडी जलधाराएं एक दूसरे के आमने सामने पड़ जाती हैं। तो आज का ये था दक्षिण अमेरिका का क्लास। कल हम लैटिन अमेरिका के जो बाकी हिस्से वो पूरा करेंगे और कोशिश करेंगे कि नॉर्थ अमेरिका की भी सैर आपको करा दी जाए। ये मैपिंग की क्लास आप बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा। इस मैपिंग की क्लास के माध्यम से ज्योग्राफी के बहुत सारे सवाल फंसने वाले हैं। पीटी आप देने जा रहे हैं और आप ही के लिए ये क्लास लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। चलिए अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दबा के पढ़ते रहिए। पीटी निकालिए। चलिए, धन्यवाद।